मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो पढ़ रहे थे अपना अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय, उसमें हमने देखा था कि कैसे सामाजिक आंदोलनों ने अग्रणी भूमिका निभाई और अपनी मांगे मनवाने में वो लोग सफल हुए थे। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे दलित पैंथर्स के बारे में। दलित पैंथर्स क्या था? एक संगठन था, युवा जो दलित वर्ग के युवा थे, शिक्षित युवा थे, उनका एक आंदोलन तरह का उन्होंने चलाया और उसके लिए एक संगठन बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि ये 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और अधिकांश, ये लोग कौन थे? अधिकांश शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शिक्षित युवा थे। और इसी क्रम में इन्होंने महाराष्ट्र में 1972 में एक दलित पैंथर्स के नाम से युवाओं का एक संगठन बनाया, है ना। और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी सामाजिक न्याय की नीतियों का कारगर क्रियान्वयन। ये लोग इस बात से सचेत थे कि संविधान ने छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और हमें हमारे अधिकारों की गारंटी दी है और आरक्षण की व्यवस्था की। अपने अधिकारों के लिए एक गारंटी जो निश्चित की गई है, जैसे कि आर्टिकल 17 से छुआछूत अस्पृश्यता का अंत हुआ था संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। लेकिन दूर दराज के गांवों में कहें तो उस दशक में भी दलितों के प्रति जो व्यवहार था और अन्य लोगों का, वो ठीक नहीं था। वो आज भी गांव में एक सामान्य गांव से दूर उनकी बस्तियां होती थी और वो एक ऐसा जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे कि जो एक मानव होने के नाते नहीं होना चाहिए। तो ये जो युवा थे, महाराष्ट्र के युवा थे, इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया। इनकी मांग थी कि इनका क्रियान्वयन किया जाए, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उनका क्रियान्वयन हो, वास्तविक रूप से क्रियान्वयन हो। तो उन्होंने दलित पैंथर्स करके ये बनाया, ठीक है। अब इनकी गतिविधियां क्या थी? इनकी गतिविधियों को लेकर हम देखें तो इनका अच्छा, ये संगठन बनने के पीछे कारण क्या था? जो ये दलित वर्ग के युवा थे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इनकी मांगे नहीं उठाई गई। सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इनको लेकर चलते थे वोट बैंक की राजनीति के पीछे। लेकिन ये जिन संगठनों से जुड़े थे, जिन राजनीतिक दलों से जुड़े थे, वो दल खुद कुछ नहीं कर पाए, है ना। चुनावों में उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली और वो गठजोड़ का हिस्सा बने और टूटन का भी शिकार हुए, है ना। तो ये जो दलित वर्ग था, ये रिपब्लिकन पार्टी जैसे जो दल थे, रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन देते थे ये, है ना। इस पर से इनका मोह भंग हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि इस पार्टी ने बहुत कुछ नहीं कर पाया था, है ना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम था, ऑफ इंडिया, है ना। इसका पूरा नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसको रिपब्लिकन पार्टी बोलते हैं। तो इसका समर्थन इसको देते थे। इनको लगता था ये पार्टी का ऐसा दावा था कि ये दलितों के हितों के लिए काम कर रही। लेकिन ये चुनाव में स्वयं कुछ नहीं कर पाए, हाशिए पर रहे, गठजोड़ में शामिल हो गए कभी चुनाव के लिए, या फिर खुद ये टूटते, आपस में टूटते और बिखरते गए। तो इस वजह से ये दलित पैंथर्स नाम का जो संगठन है वो इन्होंने बनाया था, है ना। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? इनकी गतिविधियां क्या थी? गतिविधि, तो इन लोगों की मेन गतिविधि थी कि दलितों पर हो रहे अत्याचार से लड़ना, ठीक है। इनकी गतिविधि थी महाराष्ट्र में दलितों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ना, है ना। ये इनकी मेन गतिविधि थी कि ये चाहते थे कि जो अत्याचार चल रहे हैं उस समय महाराष्ट्र में, उन सब से लड़ना, ठीक है। इसके अलावा दलित पैंथर्स और उसके संगठनों ने दलित पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार इन्होंने विरोध आंदोलन चलाए, विरोध आंदोलन, है ना, चलाए। जिसके चलते क्या हुआ? जिसके चलते सरकार को 1989 में कानून लाना पड़ा, है ना। एक व्यापक कानून बनाया सरकार ने व्यापक कानून बनाया, है ना, कानून बनाया।
किया गया, कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये इससे पहले जो है इतना सख्त कानून नहीं था, लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत कठोर कानून बनाया, जिसके चलते लोग अब भयभीत हो गए थे कि भाई अब हम कोई भी ऐसा काम करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, है ना, ये करने से पहले। आपने सुना होगा SC/ST जो एक्ट है वो यहीं से शुरू होता है, ये इससे ही संबंधित है। इसके अलावा ये जो दलित पैंथर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है साहित्यिक उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया। इस समय एक साहित्य की बाढ़ आ गई थी। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लेखक थे, दलित लेखक थे, उन्होंने अपनी जीवनी, अपनी आप बीती या अपने आसपास के लोगों की आप बीती जो है सुनाई, और जिसके चलते इन्होंने एक बहुत बड़ा मराठी भाषा में साहित्य में एक लहर उठी, और मराठी साहित्य जो है व्यापक रूप से आगे आया। और उसकी व्यापकता इस बात में थी कि अब वो सभी वर्ग के लोगों को लेकर साथ चलते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था। भाषा में आप बीती बताना, जीवनियां प्रकाशित हुई, है ना, और बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हुई। मराठी भाषा का साहित्य समृद्ध होने लगा, क्योंकि ये अब एक सामाजिक वर्ग में दलित लोगों को भी अपना हिस्सा बनाकर अब आगे बढ़ रहे थे। तो ये सब हुआ, इसके चलते SC/ST कानून बना 1989 का, जो व्यापक बना, और उस पर कठोर एक्शन भी लिए गए। और कहीं ना कहीं हम देखें, इन कानूनों की वजह से आज जो है समाज में शोषण का जो इनका स्तर है उसमें कमी आई है। अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले हम टीवी में देखते थे या सुनते थे। पुराने आप सीरियल देखिए या पुराने जो लेखक हैं उनकी कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी घटनाएं जो है इनके साथ घटती थी, उसमें कमी आई है। तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। इसी तरह इन लोगों ने भी अपनी आवाज़ उठाई। इसी सामाजिक और जन आंदोलन में एक और कड़ी है किसान आंदोलन, है ना। भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। तो अगला हमारा है भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, है ना। इसको शॉर्ट में कहते हैं BKU, BKU कहते हैं इसको, है ना, शॉर्ट में। ये भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ? 1980 में, 1980 जनवरी में एक व्यापक किसान आंदोलन हुआ। व्यापक किसान आंदोलन हुआ, है ना, आंदोलन हुआ। और इन लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ था। ये लोग जो थे बहुत बड़ी संख्या में, ये हजारों, कहीं कहीं कभी कभी तो जो है लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। और इन्होंने क्या किया, धरना दिया, प्रदर्शन और रैली, है ना, और रैली का सहारा लिया, है ना, सहारा लिया। और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी, उस समय जब ये हुआ था जनवरी 1980 में, तो है बिजली की दर में कटौती, है ना, बिजली दर में कटौती की मांग थी इनकी। ठीक है, कटौती की मांग थी इनकी। मेन मांग थी उस समय जब ये संगठित हुए थे, ये सब किया था, उस समय ये सस्ती बिजली चाहते थे, क्योंकि सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे। और इस आंदोलन में ज्यादातर लोग कौन थे? जो ये BKU के सदस्य थे, ज्यादातर लोग, है ना। ये जो आंदोलन था ये 1988 के जनवरी में स्टार्ट हुआ था। और ये किसान जो थे वो ज्यादातर BKU के सदस्य थे, यानी भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे, जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जो क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, उसका व्यापक असर कहाँ पड़ा था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों पर पड़ा था। तो ये जो आंदोलन कर रहे थे वो भी यही लोग थे, यहीं के किसान थे, यानी जो विकसित राज्य थे, किसान जो कृषि में समृद्ध लोग थे, कृषि के लिए व्यापार की तरह थी, वो लोग थे। तो आपने देखा, हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति के चलते गेहूं और गन्ने और उनकी पैदावार को बढ़ावा दिया गया, नकदी फसलें पैदा होने लगी। तो जब ये आर्थिक सुधार हो रहे थे, तब उस समय आर्थिक उदारीकरण के समय में इनकी फसलें जो है, कहीं ना कहीं फसलों के दाम उतने नहीं मिल पा रहे थे। और इनका मानना था कि किसानों को इस उदारीकरण से जो है घाटा हो रहा है, कृषि को संकट पैदा हो रहा है। तो इनकी मांग थी
कि ये कृषि की दर में जो बिजली है उसकी दर में कटौती करें और किसानों को एक समर्थन मूल्य दें, गन्ने का और गेहूं का समर्थन मूल्य दें, जिससे कि किसानों को आर्थिक लाभ मिले, है ना, और उनकी स्थिति नीचे ना गिरे। तो ये इनकी मांग थी। ठीक है, बिजली दर में कटौती करना और गन्ने व गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, ये इनकी मांग थी, है ना। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन और रैलियों का सहारा लिया। और ये संगठन इतना, मतलब ऐसा कोई औपचारिक संगठन नहीं था, अनौपचारिक संगठन था, फिर भी ये कई वर्षों तक जो है अपने आप को उसमें खड़ा किए रहे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन किया था, है ना। और करीब जिला समाहर्ता के कार्यालय को इन्होंने 3 हफ्ते तक घेरा। जिला समाहर्ता के दफ्तर को 3 हफ्तों तक ये घेरे रहे। 3 हफ्ते तक डेरा डाले रहे, है ना। 3 हफ्ते तक ये डेरा डाले रहे और जो है बहुत अनुशासित था। ये जो आंदोलन था वो इतना अनुशासित था कि लोग अचंभित रह गए। किसानों को कोई औपचारिक संगठन नहीं था, फिर भी ये बहुत बड़े लयबद्ध तरीके से बहुत उसमें, और ये जो संगठन हो रहा था ये इन्होंने जातिगत तार भी जोड़े, है ना। इन्होंने इस संगठन के लिए जातिगत समीकरण भी जुटाए, जातिगत समीकरण का भी सहारा लिया, है ना। और ये क्या थे, एक जाति विशेष से संबंधित थे, एक जातिगत समुदाय से संबंधित थे ये किसान, संबंधित थे, है ना। और इसी आधार पर इनको जो राशन पानी या पैसा था वो भी यहीं से मिल रहा था। इसी आधार से इनको फंड व राशन प्राप्त होता था, है ना। इन्होंने वो जो जाति व्यवस्था का जो जाल था प्राचीन काल में, जो जातिगत पंचायतें होती थी, इन्होंने ऐसी पंचायतें बुलाई, आह्वान किया, लोग आए और उसी आधार पर इन्होंने संगठित होकर आंदोलन किए। और ये 3 हफ्ते तक वहां जमे रहे, तो इनको वहां खाना, राशन पानी सब कुछ उपलब्ध हो रहा था, सभी लोग इनको उपलब्ध करा रहे थे। तो इस यूनिटी को देखकर लोग जो है बड़े अचंभित थे, सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ी थी, है ना। और जैसा कि ये जो BKU है, इसने सरकार, ये कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक दबाव समूह के रूप में इसने काम किया और ये सरकारों से अपनी मांगे मनवाते थे, क्योंकि इनके पास क्या था, राजनीतिक सौदेबाजी की एक बड़ी क्षमता थी इनके पास। इनकी जो संख्या थी उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ता था और इनकी मांग माननी पड़ती थी। ठीक है, तो इनके पास क्या था, राजनीतिक, इन्होंने क्या किया था, जो इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक संगठन था। ठीक है, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, ये तो अपना उत्तर भारत के थे BKU, एवं जो कर्नाटक था वहाँ रैयत करके था, एक रैयत संगठन था, है ना, रैयत, है ना, कर्नाटक का रैयत संघ था, कर्नाटक का रैयत संघ भी इसी प्रकार के संगठन थे। इसी प्रकार के संगठन थे और इन्होंने क्या किया था, जो ये शेतकारी संगठन था, इसने नारा दिया था, इस किसान आंदोलन को इन्होंने इंडिया की ताकतें बनाम भारत
का जो संघ है उसके उपलक्ष्य में बताया था, यानी इंडिया की ताकतें नहीं, पुराना जो ब्रिटिश वर्ग का कहीं ना कहीं समर्थित इंडिया है, और इनका मानना था कि जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, कृषि को उतना ध्यान नहीं दिया गया था, उसी को इन्होंने टारगेट बनाया कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो सरकार को किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, यही इनकी वो थी। और इन्होंने जो है समय समय पर राज्य के अनेक जिलों में इन्होंने पंचायतें आयोजित की, संगठन आयोजित किए, और इस प्रकार से अपनी मांगें मनवाने में ये कामयाब रहे, और ये एक दबाव समूह के रूप में कार्यरत रहे। आपने अभी नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस में नहीं है, आगे चल के आप पढ़ेंगे दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह के रूप में ये कार्यरत रहे। ये कार्यरत रहे, है ना। तो ये जो भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन था, ये 1980 के दशक में सामाजिक आंदोलन में एक सशक्त सामाजिक आंदोलन था। ठीक, तो ये अपना यही समाप्त होता है। नए वीडियो में हम और आगे आंदोलनों के बारे में आपको बताएंगे, तो ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, और भी आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।